पार्ट 11 पेशकश मीरे कारवां। अगर आप तीनों ख़वातीन इजाज़त दे तो हम दोनों ज़रा अलग बैठ के बिजनेस की बातें कर लें। उसने बारी बारी बंगला वगैरह की तरफ देखते हुए कहा। जवाब में इन तीनों ने मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया था। हमने अपने अपने मग उठाए और हॉल के पहलू के दरवाजे से निकलकर लॉन में आ गए। यहाँ भी मेज़ें और कुर्सियां बिछी हुई थी, उनके साथ रंगीन छतरियां भी लगी हुई थी। सिर्फ 2 मेज़ें ऐसी थी जिन पर 2 जोड़े बैठे हुए थे, या बाकी मेज़ें खाली थी। हम उस खिड़की से जरा हटकर एक मेज पर बैठ गए। हम इस खिड़की के रास्ते बंगला वगैरह को भी देख सकते थे। मैं बहुत कुछ जानने के लिए बेचैन हूँ पांडे, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब तुम शुरू हो जाओ और ये बताओ कि तुमने ऐसी घिनौनी हरकत की क्यों थी और इतना अरसा कहाँ गायब रहे? घिनौनी हरकत? पांडे के मुंह से गहरा सांस निकल गया। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मधुबाला के सामने मेरी लाज रख ली, और ऐसी कोई बात नहीं कि उसे मुझ पर शक का मौका मिलता। जाहिर है तुमने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की थी, बल्कि मैं तो तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने जख्मी जानकी को शहर भिजवाने के लिए फौरी तौर पर जीप का बंदोबस्त कर दिया था। मैंने कहा, अरे तुम्हारी इस दोस्त को तो मैं भूल ही गया, कैसी है वो? उसने पूछा। अब वो हमारे बीच नहीं रही, मैंने जवाब दिया। ओह, क्या वो उस रोड? नहीं, मैंने उसकी बात काट दी। उसके जख्म तो वो ठीक हो गए थे, बल्कि कई महीनों के बाद हरिद्वार में उसी शैतान से तसादुम हो गया था जिसकी तलाश में हम सारस्का की पहाड़ियों वाले मंदिर तक गए थे। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। मुझे अफसोस है, पांडे ने कहा। मैं तुमसे कुछ सुनने का मुंतजिर हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। ये भी एक लंबी कहानी है, पांडे मुस्कुरा दिया। अभी तुमने कहा था कि ये बहुत घिनौनी हरकत थी। ठीक कहा तुमने, लेकिन 20 साल की पुलिस सर्विस में मुझे क्या मिला? मैंने कई बार अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बदमाशों, चोरों, डाकुओं और कातलों से मुकाबले किए। मेरे जिस्म पर गोलियों के कम से कम 20 दर्जन निशान ऐसे हैं जो मेरी फर्ज शनासी, दयानतदारी और बहादुरी का सबूत हैं। लेकिन इन 20 बरसों में अवाम और हुकूमत ने मुझे क्या दिया? सिर्फ 4,000 रुपए महीना तनहा। मेरी फर्ज शनासी और बहादुरी की गवाही तो तुम भी दोगे। मैंने कभी अपने फर्ज से गफलत नहीं बरती। मैं जराइम पेशा लोगों के साथ किसी लड़ाई में मारा जाता तो मेरी बहादुरी और फर्ज शनासी के गुण गाए जाते। मुझे बाद अज मर्ग अवार्ड दिया जाता, और अगर खुशकिस्मती से मैं मौत से बचकर अपनी सर्विस पूरी कर भी लेता तो रिटायरमेंट पर मेरे हाथ में चंद हजार रुपए मुझे पकड़ा दिए जाते। चंद हजार रुपयों का चेक थमा दिया जाता और बस। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैंने अगर वो घिनौनी हरकत की थी तो क्या बुरा किया था? क्या मेरे दिल में अरमान नहीं थे? मेरी ख्वाहिशात नहीं थी? क्या मैं सिर्फ 4,000 रुपये महीने की तनख्वाह में इतना कीमती लिबास पहन सकता था? किसी ऐसे बड़े होटल में कदम रखने की जरूरत कर सकता था? नहीं मेरे दोस्त। उसे गहरा सांस लिया और बात जारी रखते हुए बोला, वैसे भी वो दौलत मैंने किसी के घर से नहीं चुराई थी, वो तो मंदिर का माल था। मैं ना उड़ाता तो मुझसे बड़े चोर वहां मौजूद थे, वो सब कुछ हड़प कर जाते। ये पंडित और पुजारी क्या सेवा करते हैं वो जनता की? बल्कि वो तो जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर दोनों हाथों से उन्हें लूट रहे हैं। ऐश करते हैं वो लोग। अगर मैंने इस बहती गंगा में हाथ धो लिए तो क्या जुर्म किया है? हाँ, वाकई तुमने भगवान के घर में चोरी करके कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन भगवान? उसने मेरी बात काट दी। मैं किसी धर्म वरम को नहीं मानता। मैंने जब ये मंसूबा बनाया तो मेरे साथियों ने मुझे बहुत डराया था कि काली का अजाब मुझे तबाह कर देगा, और तुम देख रहे हो कि काली का अजाब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं ऐश कर रहा हूँ। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, इससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि पंडित और पुजारी लोग धर्म से कितने मुखलिस हैं। धर्म से इन पंडितों और पुजारियों के खलूस का मुझे बाखूबी अंदाजा हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हारी बात जरूर सुनना चाहूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि सारस्का से फरार के बाद मैं पूरा 1.5 महीना गोरखपुर के एक मंदिर में रूपोश रहा था। पंडित ने कहा। इस इंकशाफ पर मुझे वाकई हैरत हुई थी।
पांडे ने जो वारदात की थी वो ऐसी नहीं थी कि धर्मचारी और कानून के मुहाफिज उसे आसानी से फरामोश या नजरअंदाज कर देते। पहाड़ियों में काली के मंदिर से करोड़ों रुपए की नकदी और जेवरात लूटने के अलावा उसके हाथों उस मंदिर के 2-3 पंडितों के कत्ल भी हुए थे। इस तरह एक तरफ कानून के मुहाफिज और दूसरी तरफ पंडित पुजारी शिकारी कुत्तों की तरह से तलाश करते फिर रहे थे। हिंदुस्तान भर के छोटे बड़े तमाम मंदिरों को इस वारदात से आगाह कर दिया गया था और सारे हिंदुस्तान के पंडित और पुजारी बड़ी सरगर्मी से इसकी तलाश में थे और बकौल इसके वो एक मंदिर में ही पनाह लिए हुए था। मुझे मंदिर में पनाह देने वाला भी एक पंडित ही था, पांडे कह रहा था। वो जान गया था कि मैं वही शख्स हूं जिसकी पूरे हिंदुस्तान की पुलिस और पंडितों को तलाश है, लेकिन नोटों की एक मोटी सी गड्डी ने उस पंडित का मुंह बंद कर दिया था। उसका धर्मचार रुखसत हो गया था। उसने मुझे न सिर्फ अपने मंदिर में पनाह दी बल्कि मेरे लिए शराब और लड़कियों का बंदोबस्त भी करता रहा। वो पंडित मुझे मेरी तलाश के हवाले से खबरें देता रहा। अगर वो चाहता तो बड़ी आसानी से मुझे पकड़वा भी सकता था, लेकिन उसे क्या मिलता? शायद 10-15 हजार रुपए इनाम के तौर पर बस मिल जाते, लेकिन मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए थे। छोटे से मंदिर के इस पंडित ने इतनी बड़ी रकम कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। वो मेरा मुहाफिज बन गया। फिर उसी पंडित ने ना सिर्फ मेरी हिफाजत की बल्कि मेरे ऐशो आराम का भी ख्याल रखा। 1.5 महीने के बाद जब मेरी तलाश का गलगला कम हुआ तो उसी पंडित ने हिंदुस्तान से निकलने में भी मेरी भरपूर मदद की। वो कैसे? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। गोरखपुर नेपाल की सरहद से ज्यादा दूर नहीं, पांडे ने बात जारी रखते हुए कहा। नेपाल की ऐन सरहद पर लमीन नामी वो कस्बा जहां महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, बुद्ध की उस जन्म भूमि की जियारत के लिए बुद्ध भिक्षु बड़ी तादाद में गोरखपुर के रास्ते उस तरफ आते रहते हैं। उस पंडित ने कुछ रकम खर्च करके मेरे लिए जैली कागजात बनवा दिए और मुझे भिक्षु के एक काफले में शामिल कर दिया। बुद्ध भिक्षु बनने के लिए मुझे गंजा भी होना पड़ा। बहरहाल मैं भिक्षु के इस काफले में शामिल होकर बड़ी आसानी से हिंदुस्तान से बाहर निकल आया और सरहद पार करके लमीन पहुंच गया। एक दिन वहां रहा, फिर खटमंडू तक पहुंचने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। यहाँ चंद रोज में बिश्कू के बेस में एक स्टोपा में रहा और फिर भिक्षु वाला लिबादा उतार कर शहर के गुंजान और घटिया तरीन इलाके में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगा। मेरे पास बेहिसाब दौलत थी और मुझे दौलत खर्च करने की कोई उजलत नहीं थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि शाह खर्ची मुझे लोगों की नजरों में मुश्तबा बना सकती है। इसलिए मैं बहुत एहतियात से काम ले रहा था। मैं हर चंद महीनों बाद ठिकाने बदलता रहा। उसके साथ ही इन इलाकों के हिसाब से मेरे माली हालात में तब्दीली आती गई और बिलाहिर कुछ अरसे पहले मैंने बोधनाथ में एक पुराना हवेली नुमा मकान खरीद लिया जो बरसों से वीरान पड़ा था। उस वक्त तक मैं शहर में अपनी हैसियत और शहसियत मुस्तहकम कर चुका था। किसी को मुझ पर शुबा भी नहीं हुआ कि मैं दर हकीकत कौन हूँ। इस पुरानी हवेली नुमा मकान पर 2 लाख रुपए और खर्च करके मैंने इसे अपनी जन्नत बना लिया। तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। ये बोधनाथ कहाँ है? मैंने पूछा। शहर से चंद मील दूर शमाल की तरफ एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर एक खूबसूरत जगह है, पांडे ने जवाब दिया। वहां एक बहुत बड़ा बुद्ध स्तूपा भी है। दौलतमंद लोगों का इलाका है। हवेली और महलनुमा मकानात एक दूसरे से इतने फासले पर हैं कि किसी मुदाहलत का अंदेशा तक नहीं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर बोला, तुम शायद अभी तक शहर से बाहर नहीं निकले। बड़ी खूबसूरत जगह है। खटमंडू वैली शहर के इतराफ में मीलों दूर तक फैली हुई है। दरिया हैं, गुनगुनाते झरने हैं, आबशारें हैं। यहाँ तुम्हें फितरत के ऐसे हसीन मनाजर दिखाई देंगे कि तुम्हें हैरत होगी। बुद्ध लोग ज्यादातर शहर से बाहर उसी वादी में छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और ये सब तो बाद में देखा जाएगा। एक बात और पूछना चाहता हूँ, मैंने उसे टोक दिया। हिंदुस्तान का कानून तो शायद तुम्हें भूल गया हो, लेकिन तुम्हें क्या वो पंडित और पुजारी भी तुम्हें भूल चुके हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में वो तुम्हारे यहाँ पीछा करते हुए नहीं आए होंगे? वो लोग मुझे वाकई नहीं भूले, पांडे ने गहरा सांस लेते हुए कहा। ये पंडित और पुजारी, इनका तो धर्म ही पैसा है।
वो इस चोट को इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं? इस वाक़ये को अगरचे कई माह बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेरी तलाश खत्म नहीं की, बल्कि तलाश का ये दायरा भारत से निकलकर दूसरे मुल्कों तक फैल गया है। 6 महीने पहले बर्मा के सरहदी इलाके में मेरे एक साथी को पकड़ लिया गया था। काली के मंदिर से मार लूट कर फरार होने वाले हम 4 आदमी थे। एक मैं, दूसरा सब इंस्पेक्टर, तीसरा एक हेड कांस्टेबल जो हवालदार था और चौथा हवालदार था। फरार के अगले ही रोज हम हिस्से बांटकर एक दूसरे से अलग हो गए थे। हेड कांस्टेबल 6 महीने पहले बर्मा की सरहद पर पकड़ा गया। इससे कुछ बरामद नहीं हो सका, लेकिन पुजारियों ने इसे अजियतें दे देकर हलाक कर दिया। इस बारे में ये सब कुछ अखबारात में छपा था। 3 महीने पहले आसन टूल के इलाके में वाक़या एक मंदिर के करीब एक ऐसा साधु मेरी नजर में आया था जिसे बहुत अरसा पहले मैंने सारसिका में देखा था। उसके बारे में मेरा ये शुबह दुरुस्त साबित हुआ कि वो मेरी और सब इंस्पेक्टर की जगदेश की तलाश में ही यहाँ आया हुआ था। इससे पहले भी 2 पार्टियां मेरी तलाश में यहाँ आ चुकी थी। मैं अपनी हवेली में महसूर होकर रह गया। इंतहाई अहम जरूरत के वक्त ही बाहर निकलता। 15 दिन बाद जब मेरे एक आदमी ने बताया कि वो साधु वापस जा चुका है, मैंने इत्मीनान का सांस लिया था। गोया तुम्हारे दिल में अब भी इनका खौफ है। मैंने उसकी खामोशी के बाद कहा, ये खौफ तो कभी नहीं निकल सकता। पांडे ने जवाब दिया, तुम्हें देखकर भी मेरा दिल कांप उठा था। पहले तो मैं यही समझा कि शायद तुम भी मेरी तलाश में यहाँ आए हो, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे कदरे इत्मीनान हुआ। लेकिन अगर वाकई ऐसा हो तो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर कहा, नामुमकिन। पांडे ने ठोस लहजे में जवाब दिया, मुझसे पहले तुम काली के मंदिर में उस दौलत तक पहुंच चुके थे और तुम्हें मौका भी हासिल था। तुम अगर चाहते तो वो सारी दौलत लेकर फरार हो सकते थे और किसी को पता भी ना चलता और हम भी टापते रह जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें दौलत का लालच नहीं था। इसके अलावा इस वाक़े से पहले कई रोज तक मेरा तुम्हारा साथ रहा था। मैं तुम्हारे और तुम्हारे साथियों को बड़ी हद तक समझ चुका था। हमारी ये मुलाकात महज इत्तफाक है और तुम्हारे बारे में तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में दौलत का कोई लालच नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि यहाँ किस सिलसिले में आए हो। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, तुम अगरचे अपने मुल्क की पुलिस को भी मतलूब हो और धर्म के ठेकेदारों को भी, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं लगने दूंगा। कहो, क्या मामला है? उसे सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। देशमुख को जानते हो? राजस्थान का एमपी। मैंने कहा, उस खरामी को कौन नहीं जानता? पांडे ने जवाब दिया। चंद रोज पहले मैंने उसे यहाँ देखा था, रवि नामी एक मुकामी गुंडे के साथ। लेकिन एक रोज अखबार में पढ़ा कि रवि एक झड़प में मारा गया है। देशमुख भी उसके बाद नजर नहीं आया। शायद इंडिया भाग गया होगा। मैंने उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश भी नहीं की। दरअसल उस शख्स से दूर रहने की कोशिश करता रहा हूँ जिसका ताल्लुक राजस्थान से हो। लेकिन तुम उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो इंडिया फरार नहीं हुआ, खटमंडू में ही है। मैंने जवाब दिया, मैं उसी का पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ। उसने मेरी एक दोस्त को हरद्वार में कत्ल कर दिया था और दूसरी दोस्त को अगवा करके यहाँ ले आया है, जिसे मैंने इसके शिकंजे से छुड़ा लिया। लेकिन देशमुख गायब है। उससे अभी मुझे कुछ हिसाब किताब करना है, इसलिए मैं अभी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी की तलाश में हूँ और यहाँ की पुलिस भी उसे ढूंढ रही है, क्योंकि देशमुख ने खटमंडू आते ही अपना खाता खोल लिया है। उसके हिसाब में कम से कम 4 अफराद का कत्ल है। पुलिस को उससे निमटने दो, पांडे ने कहा। तुमने अपनी दोस्त को उसके शिकंजे से छुड़ा लिया है, यही गनीमत है। बेहतर है कि अब उससे दूर ही रहो। नागपाल के बारे में क्या जानते हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हिम्मत सिंह। उससे मुझे घूरा। मालूम होता है कि तुमने यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही हाथ पैर फैला लिए हैं। जानते भी हो नागपाल कौन है? एक जहरीला सांप, मैंने जवाब दिया। मारे आस्तीन इस धरती ने उसे जन्म दिया, उसे पाला, उसे जिंदगी दी, इज्जत दी, दौलत दी, और अपनी इसी धरती माँ को क्या सिला दे रहा है? धरती तो माँ समान होती है पांडे, और वो नागपाल गैरों के हाथ अपनी इस माँ का सौदा कर रहा है।
मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बात जारी रखी। तुमने भारत की सरजमीन पर जन्म लिया और तुम इससे इनकार नहीं करोगे कि इस सरजमीन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया था। तुम एक जुर्म करके वहां से भाग आए, लेकिन तुम अपने वतन की मिट्टी को तो नहीं भूल सकते। तुम्हारी जड़ें तो अब भी इसी मिट्टी में हैं। तुमने अपने ऐशो आराम और दौलत हासिल करने के लिए एक जुर्म किया, लेकिन तुम उस धरती का सौदा तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अब भी इस मिट्टी से जुड़े हुए हो। लेकिन ये नागपाल, ये वाकई आस्तीन का सांप है, जिसमें बेपनाह जहर भरा हुआ है। ये दुश्मनों के हाथ में ही अपनी माँ का सौदा कर रहा है। मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर उसे नागपाल के बारे में वो सब कुछ बताने लगा जो अब तक मुझे मालूम हुआ था, और ये भी कि देशमुख भी आजकल उसी के पास है। ये लोग निहायत घनौने मंसूबे पर काम कर रहे हैं। तुम्हारे ख्याल में इन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए? मैंने एक जुर्म जरूर किया है, लेकिन अपने वतन की मिट्टी से नाता नहीं तोड़ा, पांडे ने जवाब दिया। देशमुख को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो गुंडागर्दी और बदमाशी की ताकत पर MP बना था। उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा दौलत समेटना था, और वो MP के रुतबे की परवाह किए बगैर ऐसी घनौनी हरकतें करता रहा कि दौलत के हसूल के लिए वो आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन धरती माँ का सौदा, मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसे बेजमीर शख्स को तो जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। मैं गहरी नजरों से पांडे के चेहरे के तासरात का जायजा ले रहा था। उसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला था। उसने काली के मंदिर की दौलत जरूर लौटी थी, लेकिन वो अपनी धरती का गद्दार नहीं था। मैं देर तक उससे नागपाल और देशमुख के बारे में बातें करता रहा। ठीक है, उसे गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगा। वैसे तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, मैंने इस बात में सर हिला दिया। तुम डकैती और कत्ल जैसे संगीन जुर्म के बाद इंडिया से फरार होकर आए हो, और देशमुख और नागपाल को ऐसे आदमियों की जरूरत है। क्या मतलब? पांडे ने मुझे घूरा। उन दोनों तक पहुंचने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, मैंने कहा, और फिर उसे अपना मंसूबा समझाने लगा। अच्छा आइडिया है, वो बोला। अगर उन्हें शुबा हो गया तो मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं होगी। मैं 1-2 दिन बाद तुमसे राब्ता करूंगा, लेकिन कहाँ और कैसे? मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ उन्हें इस मामले में मुलव्वस नहीं करना चाहता। तो मुझे अपना फोन नंबर दो, मैं वक्तन फवक्तन तुमसे राब्ता करता रहूंगा। वैसे अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुम सोम्बा को इतला दे सकते हो। मैंने कहा, सोम्बा वो टैडी बदमाश? पांडे बोला, हाँ वही, वो भी मैं उसे जानता हूँ। पांडे ने मेरी बात काट दी। मेरा इन लोगों से अगरचे कभी कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में मालूमात रखता हूँ। ऐसे 2-4 आदमी मेरे पास भी हैं जो किसी मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सकते हैं। वो तो ठीक है पांडे जी, मैंने कहा। अब हम मिलकर इन शैतानी कुव्वतों का मुकाबला करेंगे। पांडे ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और हम दोनों अपनी जगह से उठे और मेरी नजरें बेख्तियार कॉफी शॉप की खिड़की की तरफ उठ गईं। वो टेबल खाली था, बमला वगैरह में से कोई भी नजर नहीं आ रही थी। वो तीनों कहाँ चली गईं? मैंने सवालिया निगाहों से पांडे की तरफ देखा। वो बैठे बैठे बोर हो गई होंगी, और मेरा ख्याल है कि अब वो हमें नाइट क्लब में मिलेंगी। आओ देखते हैं, पांडे ने कहा। कॉफी शॉप वाले हाल से गुजरते हुए पांडे ने कॉफी का बिल अदा कर दिया और फिर लॉबी से होकर हम नाइट क्लब की तरफ आ गए। नाइट क्लब की मस्तियां अरूज पर थीं। एक नीमुरिया रकासा मौसीकी की तेज धुनों पर मेजों के आगे थिरक रही थी। पांडे का ख्याल दुरुस्त निकला। वो तीनों भी एक मेज पर बैठी लुत्फानंदोज हो रही थी। इस वक्त 12 बज चुके थे। हमें देखकर बमला वगैरह भी उठकर हमारी ही तरफ आने लगी। ये लड़की कौन है? मैंने पांडे से पूछा। मेरा इशारा मधुबाला की तरफ था। ये यहाँ के एक ताकतवर शख्स की बेटी है। इससे मुलाकात की तफसील खासी तवील है, फिर किसी वक्त बताऊंगा, पांडे ने जवाब दिया। वो तीनों हमारे करीब आ गई। मधुबाला ने पांडे का हाथ पकड़ लिया और हम सब लोग लॉबी से होते हुए बाहर आ गए। पार्किंग में पांडे की कार देखकर मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई थी। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, और ऐसी कीमती कार तो अब उसके लिए बहुत मामूली चीज थी। वो दोनों हमसे हाथ मिलाकर अपनी कार में बैठ के मैं, बमला और मायामती के साथ पार्किंग के दूसरे सिरे पर खड़ी अपनी किराए की कार की तरफ बढ़ गया। उस वक्त हमने यही तय पाया था कि मायामती रात हमारे साथ रहेगी और सुबह वहीं से अपनी ड्यूटी पर चली जाएगी। मायामती की वजह से उस रात हम देर तक जागते रहे।
ज्यादा तर शोभा के बारे में बातें होती रही। मायावती के ख्याल में शोभा को 10-15 दिन मजीद अस्पताल में रहना पड़ेगा। मायावती सुबह सवेरे ही अस्पताल चलेगी। मैं अपने कमरे में देर तक सोया रहा। 11 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो बमला हस्बे मामूल पलंग पर मेरे पैरों की तरफ आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी। 3 दिन गुजर गए। इस दौरान कोई गैर मामूली वाकया पेश नहीं आया। चौथे रोज सुबह अस्पताल में इंस्पेक्टर आजम से मुलाकात होगी। उसने दिलचस्प इंकशाफ किया। एक आदमी हमारी नजरों में आ गया है जिसके जरिए हम देशमुख तक पहुंच सकते हैं, उसने बताया। कौन? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो एक साबिक इंडियन पुलिस अफसर विनोद पांडे है, आजम खान ने जवाब दिया। उसका ताल्लुक राजस्थान से है। कई साल पहले वो सारस्का की पहाड़ियों में काली के मंदिर से दौलत लूट कर भागा था और 2-3 आदमी भी उसके हाथों मारे गए थे। कल रात उसे काली धरा के इलाके में देखा गया है। एक ऐसी इमारत में दाखिल होते देखा गया है जो नागपाल की मलकियत है। बरिंद्रा के आदमी भी कई रोज से इस इमारत की निगरानी कर रहे हैं। बरिंद्रा को अपने एक आदमी से जैसे ही पांडे के बारे में इतला मिली, उसने पांडे की निगरानी का भी हुक्म दे दिया है। लेकिन इस इमारत से निकलने के बाद पांडे किसी छल्लावे की तरह गायब हो गया। उसे भी शायद अपनी निगरानी का शुबा हो गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इंस्पेक्टर पांडे का पुलिस की नजरों में आ जाना कोई अच्छी बात नहीं थी। मैंने देशमुख और नागपाल पर पांडे के जरिए तो हाथ डालने का मंसूबा बनाया था, और जो मंसूबा बनाया था उसमें गड़बड़ हो सकती थी। लेकिन ये भी अच्छी बात थी कि पांडे को अपनी निगरानी का पता चल गया था और वो पुलिस वालों को चकमा देकर गायब हो गया था। आजम खां के जाने के थोड़ी ही देर बाद मैं भी बमला को शोभा के पास छोड़कर अस्पताल से निकल आया और उसके तकरीबन 1 घंटे बाद मेरी कार शहर के शिमाली इलाके में वाक़या टांगेल दरबार के करीब से होती हुई बोधनाथ की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। मुझे पहली मर्तबा शहर से बाहर निकलने का मौका मिला था और इसमें शुबा नहीं कि मीलों दूर तक फैली हुई खटमंडू वैली बेहद हसीन थी। जिस तरह नेपाली कुदरती हुस्न से माला माल है, इसी तरह इसकी तारीख भी खासी दिलचस्प है। दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां रखने वाला ये मुल्क सदियों तक दुनिया की नज़रों से ओझल रहा। इसकी जदीद तारीख का आगाज उस वक्त से शुरू होता है जब 1769 में हिंदुस्तान के मुसलमान हुक्मरान ने शमाली हिंद के राजपूतों को इन पहाड़ों में धकेल दिया। एक घोरका सरदार ने कबायलियों को जमा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली और इस तरह यहाँ शाह खानदान के उस दौर का आगाज हुआ। इस खानदान ने 125 साल तक यहाँ हुकूमत की और बिलाहिर 1950 में एक इनकलाब के बाद यहाँ जमहूरियत मार्ज़े वजूद में आ गई और शाह महिंद्रा को नेपाल का आमीनी बादशाह तस्लीम कर लिया गया। न सिर्फ शाह महिंद्रा को नेपाल का आईनी बादशाह तस्लीम कर लिया गया, इनकलाब से पहले 125 साल की तारीख इस लिहाज से दिलचस्प है कि यहाँ राणा खानदान ही बरसरे इक़्तिदार रहे। हुक्मरान तबका तो बहुत दौलतमंद, मजबूत और ताकतवर था, लेकिन अवाम ज़बूहाली का शिकार थे। अवाम की अक्सरियत के पास न तन ढांपने को कपड़े थे, न पेट भरने को खाना। जुल्म और तशद्दुद से कभी उन्हें सर उठाने का मौका नहीं दिया गया था। हकूक का मुतालबा करने वालों को सरे आम तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया जाता। जिंदगी की तमाम सहूलतें और अय्याशियां हुक्मरान तबके के लिए मखसूस थीं। वजारत उज़्मा का ओहदा ए क्लास राणा के लिए मखसूस होता था। राजा की पहली और खानदानी बीवी का बेटा ए क्लास राणा कहलाता था। दूसरी बीवी से होने वाले बेटे बी क्लास में आते थे, जबकि दाश्ताओं से होने वाली औलाद को सी क्लास समझा जाता था। इन्हें किसी किस्म की मराहत हासिल नहीं थी। ताहम इस तीसरे दर्जे से ताल्लुक रखने वाले मर्द अपनी मेहनत और जहानत से फौज में ज्यादा से ज्यादा कर्नल के ओहदे तक पहुंच सकते थे, जबकि ए क्लास से ताल्लुक रखने वाले मर्दों को बराह रास्त जनरल के ओहदे पर तैनात किया जाता। दिलचस्पी की बात यह थी कि हुक्मरान न सिर्फ कई शादियां करते थे, बल्कि लातदाद दाश्ताओं से भी दिल बहलाते थे। इनकी औलाद भी इसी हिसाब से होती थी। राणा जंग बहादुर की औलाद की तादाद 100 से भी ज्यादा थी। राणाओं की औलाद की इस सूरत हाल में ने भी आम लोगों पर मायूसी तारी कर रखी थी। इतने लातदाद राणाओं के होते हुए भी आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल सकता था। हुक्मरानों की इन जायज और नाजायज औलादों को हुकूमत के आला ओहदों पर तैनात किया जाता था। 1948 में
एक ऐसा शख्स अदलिया का चीफ जस्टिस था जिसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी और अपना नाम लिखना भी नहीं जानता था। और उस जमाने में फौज का कमांडर इन चीफ भी एक ऐसा ही शख्स था जो ये भी नहीं जानता था कि फौज की ट्रेनिंग क्या होती है। नेपाल में अक्सर गोरखों की है। नेपाल में अक्सरियत न सिर्फ गोरखों की है बल्कि 20% आबादी बुद्ध के पैरोकारों पर मुश्तमिल है। ये लोग ज्यादातर शहरों से दूर छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और कसम पुरसी की जिंदगी गुजारते हैं। धर्म के लिहाज से यहाँ हिंदुइज्म का गलबा है और हिंदुस्तान की बुनियाद कौम इस सूरत हाल से खूब फायदा उठा रही है। नेपाल के कानून में एक इंसान के कातिल को तो माफी मिल सकती है, लेकिन गाय की हत्या करने वाले इंसान को सजा दी जाती है। इसके लिए माफी या कैद की सजा का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ बंदरों और हाथियों की भी बहुत बख्तात है। हाथियों की अफजाइशी नस्ल के लिए तो बाकायदा यहाँ पर नेशनल पार्क कायम किए गए हैं और उन्हें भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है, जबकि बंदरों को भी यहाँ पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मैं यही सब कुछ सोचता हुआ बड़ी एहतियात से कार चला रहा था, क्योंकि इस इलाके में बंदरों की कुछ ज्यादा ही बहुतात थी। वो दरख्तों पर उछलते कूदते एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए बार बार सड़क पर आ रहे थे। पहाड़ी पर वो स्टूपा दूर से ही नजर आ गया था जिसकी पांडे ने निशानदेही की थी। इस पहाड़ी के करीब से गुजरकर मैंने कार को बाएं तरफ एक और सड़क पर मोड़ दिया। ये तंग सी सड़क बदतरीज नशीब की तरफ चली जा रही थी। एक जगह मैंने कार रोक ली। वहां से बाएं तरफ एक तंग सा रास्ता एक सरसब टीले की तरफ चला गया था, जहां वो हवेली नमा मकान दूर ही से नजर आ रहा था। मैंने फाटक के सामने गाड़ी रोककर खान बजाया तो थोड़ी ही देर के बाद एक उधेड़ उम्र नेपाली औरत ने गेट का छोटा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका। मैंने उसे अपने बारे में बताया तो वो मुझे वहीं रुकने का इशारा करके अंदर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई थी। उसे गेट खोल दिया। मैंने गाड़ी अंदर ले जाकर रोक दी। बहुत बड़ी और बहुत शानदार हवेली थी। फाटक से आगे तकरीबन 2 एकड़ पर मुश्तमिल लान था, जिसमें हौज भी था और उसमें फवारा भी लगा हुआ था। लान के आखिर में वो शानदार इमारत थी जिसके पोर्च में पांडे की कार खड़ी थी। ऐसी हवेलियां मैंने जयपुर में भी देखी थी। पांडे भी राजस्थान का ही रहने वाला था और उसने भी ऐसी बहुत सी हवेलियां देखी होंगी और ऐसी किसी हवेली में रहने के ख्वाब भी देखे होंगे, और अपने इन ख्वाबों की ताबीर उसे नेपाल में मिली थी। एक नेपाली औरत ने इमारत के पिछली तरफ इशारा कर दिया। मैं इमारत के पहलू से गुजरता हुआ पिछली तरफ पहुंचा तो ठटक कर रुक गया। उस तरफ भी एक बहुत बड़ा सरसब्ज लान था जिसके वस्त में स्विमिंग पूल था। पांडे पोल से निकलकर बदन पर एक बड़ा सा तौलिया लपेट रहा था। उससे चंद कदम के फासले पर घास पर मधुबाला पुष्प के बल लेटी हुई थी। उसके जिस्म पर 2 निहायत मुख्तसर से चीथड़े थे। मेरा ख्याल है वो कुछ ही देर पहले तालाब से निकलकर वहां लेटी थी। उसके बदन पर पानी के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। मुझे देखकर भी उसने वहां से उठने या अपने बदन पर तौलिया लपेटने की कोशिश नहीं की। इसके बरक्स उसके होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। पांडे ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। मैं उसे लेता हुआ वहां से कुछ दूर चला गया, जहां बांस की खपचियों की एक मेज और चंद कुर्सियां पड़ी हुई थी। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, पांडे ने कहा, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी यहाँ आमद बिला वजह नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि जरूर कोई खास बात होगी। हाँ, यही समझ लो, मैंने जवाब दिया और इधर उधर देखने लगा। इमारत का एक दरवाजा इस तरफ भी था जिसके सामने कुशादा बरामदा था। कल रात, मैंने दोबारा पांडे की तरफ देखते हुए कहा, कल रात तुम अकाल दरा गए थे, शायद देशमुख से मिलने के लिए। ओह, पांडे उछल पड़ा, तुम्हें कैसे पता चला? उसे चुपती हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। पहले मैं तुमसे कुछ सुनना चाहूंगा, मैंने कहा। हाँ, कल रात मेरी देशमुख से मुलाकात हो गई थी, पांडे ने जवाब दिया। जिस रात रत्ना होटल से में हमारी मुलाकात हुई थी, उससे अगले ही रोज मैंने देशमुख से मुलाकात की कोशिश शुरू कर दी थी। मेरा पैगाम तो उसी रोज उस तक पहुंच गया था, लेकिन मुलाकात से पहले वो मेरे बारे में तसल्ली कर लेना चाहता था। और जब उसे यकीन हो गया कि मैं वही पांडे हूं जो हिंदुस्तान भर के पुजारियों, पंडितों और पुलिस को मतलूब हूं, तो उसने मुझे मुलाकात के लिए बुला लिया था। मैंने भी उसे एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि यहाँ भी मैं अपने आप को महफूज नहीं समझता।
کچھ لوگ یہاں بھی مجھے تلاش کر رہے ہیں اور مجھے خطرے سے بچنے کے لیے اس کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ دراصل میں اس کی ہمدردیاں حاصل کر کے اسے اس حصار سے باہر نکالنا چاہتا ہوں جو ناگپال نے اس کے گرد قائم کر رکھا ہے، اور وہ حصار بہت مضبوط ہے۔ اسے توڑنا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 2-4 روز میں اسے باہر لا سکوں، لیکن تمہیں بہت محتاط رہنا پڑے گا۔ میں نے جواب دیا، یہ ساری باتیں تم نے ٹیلی فون پر بھی ہو سکتی تھی، لیکن تمہیں خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے میں یہ خود یہاں آنا ضروری سمجھا۔ میں نے ساری زندگی پولیس میں گزاری ہے اور میں اس قسم کے خطرات سے بخوبی آگاہ ہوں، پانڈے نے کہا اور برآمدے کی طرف دیکھنے لگا۔ میری نظریں بھی اس طرف اٹھ گئیں۔ نیپالی ملازمہ ایک ٹرے اٹھائے اسی طرف چلی آ رہی تھی جس میں لیمونیڈ کے 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ اسے ٹرے ہمارے سامنے رکھ دی۔ مدھومالا کا گلاس وہیں لے جا کر دے دو، پانڈے نے اشارہ کیا۔ نیپالی ملازمہ نے ایک گلاس اٹھایا اور مدھومالا کی طرف چلے گی۔ میں اس خطرے کی بات نہیں کر رہا جو تم سمجھ رہے ہو، میں نے گلاس اٹھا کر ایک چسکی لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ اس نے الجھی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ میں اسے پولیس کے خطرے سے آگاہ کرنے آیا تھا، لیکن اس وقت برقی کوندے کی طرح ایک خیال آیا تھا کہ اگر میں نے اسے پولیس کے خطرے سے آگاہ کر دیا تو شاید وہ کوئی بہانہ کر کے پیچھے ہٹ جائے، اور اب جب کہ وہ دیش مکھ تک پہنچ چکا تھا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور گڑبڑ ہو جائے۔ کس خطرے کی بات کر رہے ہو؟ اسے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ وہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا، دیش مکھ کو تو تم اچھی طرح جانتے ہو، وہ دولت کا پجاری ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ نہیں کر رہا۔ میری دوست شوبھا جے پور میں بڑے سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ شہر کے وسط میں ایک بہت بڑا اس کا خالی پلاٹ بھی تھا اور دیش مکھ وہ پلاٹ ہتھیانا چاہتا تھا۔ میں نے مختصراً اسے شوبھا کے بارے میں بتا دیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنے بارے میں تو اسے سب کچھ بتا دیا ہے، یہ بات اس کے علم میں آ گئی ہے تو تم کالی کے مندر سے کروڑوں روپے کی دولت لوٹ کر بھاگے ہوئے ہو، اور دیش مکھ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے، میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں، اس نے کہا، لیکن میں بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوں۔ پولیس میں میری زندگی ان جیسے خرامیوں سے نبٹتے ہوئے گزری ہے۔ تم اطمینان رکھو، میرے خلاف وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ ایک بات اور، میں نے کہا، یہاں کی پولیس بھی اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی پولیس کی نظروں میں آ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔